हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज जो बच्चे कल एग्जाम देने वाले हैं, क्लास 10th के इंग्लिश का एग्जाम देने वाले हैं, और जो बच्चे को कुछ इंग्लिश में नहीं आता है उसके लिए ये सिर्फ वीडियो है कि हमें कैसे लिखना है, क्या करके जाना है। साफ जीरो, कुछ नहीं आता है उसके लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या करना है। सबसे पहले हम सिलेबस को समझेंगे कि सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है दोस्त। सिलेबस अगर समझ में आ गया ना तो एक बार में आप एग्जामिनेशन इंग्लिश को ठीक ठाक से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना है सिलेबस में आता क्या क्या है। तो सबसे पहले देखिए, एप्लीकेशन ये जरूरी है, आता ही है। लेटर, पत्र, ये आता ही है। ऐसे, निबंध आता ही है। ग्रामर का क्वेश्चन आता ही है। व्याकरण, अनसीन पैसेज जो आप लोग पढ़े होंगे, गद्यांश पद्यांश इस प्रकार से पढ़े होंगे। इसके बाद ऑब्जेक्टिव 50% रहता है दोस्त। ये 50% आपका ऑब्जेक्टिव ही रहता है, 50% आपको थ्योरी लिखना है। तो बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से आपको करना है और सब्जेक्टिव। इसके बाद क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहले ये पैटर्न समझ में आ गया होगा आपको। जिसको कुछ नहीं आता है इतना सबसे पहले समझ लीजिए कि एप्लीकेशन, लेटर, एसे, ग्रामर, अनसीन पैसेज, ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन आंसर, ये आता है। समझ में आ गया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन कुछ बच्चे को नहीं आता होगा, तो ये सिर्फ फॉर्मेट याद कर लीजिएगा और इसके बीच में थोड़ा सा आपको इंक्लूड करना है, बाकी सब यही रखना है। चलिए तो देख लेते हैं कि फॉर्मेट में क्या लिखा हुआ है। जैसे हम यहाँ पे लिखे एप्लीकेशन, अगर मान लीजिए कि आपको छुट्टी पे अगर आता है, लीव का मतलब होता है छुट्टी, और छुट्टी कई प्रकार की होती है। जैसे आपका तबीयत खराब हो गया तब आपको छुट्टी लेना है, या कभी मान लीजिए कि आपको शादी में जाना है तब छुट्टी लेना है। तो इस प्रकार से अगर छुट्टी से रिलेटेड आएगा तो ये छुट्टी के लिए खास करके देख लीजिए कितना आसान है। एप्लीकेशन में एप्लीकेशन फॉर लीव, और वो भी आपको पूरा नहीं लिखे हैं क्योंकि जगह का थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस कम है इसके लिए, क्योंकि एक ही वीडियो में हमको पूरा कवर कराना है। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखना है टू, मतलब सेवा में, द हेडमास्टर, जो भी है प्रिंसिपल या हेडमास्टर लिखते हैं जो वैसा ही लिखेगा। स्कूल का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा, जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं स्कूल का नाम लिखेंगे। सब्जेक्ट हो गया लीव, लीव का मतलब होता है छुट्टी। सर मतलब महाशय, मस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली, मस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली, मतलब मैं आपको आदर के साथ, आई बिग टू से दैट, सही का मतलब होता है कहना, मैं आपको आदर के साथ कहता हूं कि आई एम स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूं, ऑफ क्लास 10th, आप क्लास 10th का ही एग्जाम देंगे तो एग्जाम मतलब आपका जो है क्लास 10th में, तो यहाँ बोलेंगे आप क्लास 10th है कि नहीं, ऑफ क्लास 10th। आई एम सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर, मतलब मैं बुखार से पीड़ित हूं, है कि नहीं। इसके बाद सो आई कैन नॉट अटेंड इन स्कूल, इसलिए मैं स्कूल में आने से असमर्थ हूं, मतलब अटेंड नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर सकता हूं। आई रिक्वेस्ट टू यू, मतलब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि लीव फॉर 5 days, आप मुझे 5 दिनों की छुट्टी देने का कृपा करेंगे। इसके बाद यहाँ पे लिख देंगे थैंक यू सर, यहाँ पे नेम, यहाँ पे रोल नंबर। तो दोस्त इसको आप 2-3 बार 4 बार अगर देख लेते हैं तो मुझे लगता है कि आप कर लेंगे इसको, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका एप्लीकेशन। और इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए शादी में जाना है तो आप एप्लीकेशन के यहाँ पे जैसे लीव लिख करके फॉर गो टू मैरिज ऐसे करके लिख सकते हैं। और ये सफरिंग फ्रॉम जो फीवर है उसको हटा करके आई एम गोइंग टू मैरिज, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। चलिए तो ये हो गया आपका एप्लीकेशन। इसी प्रकार से एक लेटर है दोस्त, जैसे आपको हो सकता है पिता के पास, भाई के पास, बहन के पास, किसी के पास एक लेटर बोल देगा। तो यहाँ पे हम लिखे हैं लेटर। लेटर में क्या लिखना है, जैसे मान लीजिए कि सुबह में है तो गुड मॉर्निंग, है कि नहीं, पापा के पास लिखते हैं तो गुड मॉर्निंग पापा या गुड मॉर्निंग फादर। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, एंड आई होप दैट यू विल बी हैप्पी, मैं खुश हूं और आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, है कि नहीं। तो ये ऊपर का फॉर्मेट हो गया। अब नीचे जो भी आप जिस रीजन के कारण लिख रहे हैं ये पत्र को, जैसे माई एग्जामिनेशन इज वेरी नियर बट आई हैव नो बुक, सो आई रिक्वेस्ट टू यू पापा यू गिव मी मनी ऑर्डर 500 रुपीज, इस प्रकार से आप अपना जो भी फॉर्मेट है कुछ मिला करके आप लिख देंगे। मतलब आपका अगर 8 से लेके 10 लाइन अगर लिख देते हैं तो लगभग आपका एप्लीकेशन हो जाता है। और दोस्त एक बात और बताते हैं, या तो आप एप्लीकेशन लिखेंगे या नहीं तो लेटर लिखेंगे, ये दोनों में से कोई एक ही लिखना होता है, क्योंकि इसके बीच में और का आएगा ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद एस्से का मतलब होता है निबंध, और निबंध जो होता है दोस्त ये बहुत जरूरी होता है। आपके पास 5 ऑप्शन रहेगा, 1 2 3 है कि नहीं, 4 5 ऐसे करके 5 में से कोई एक पढ़ ही लिखना होता है। जो आपको लगेगा कि जिसके बारे में आप थोड़ा जानते हैं
उसके बारे में ही लिख देंगे। और कैसे लिखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमको लिखना है एजुकेशन पे, एजुकेशन मतलब शिक्षा, तो आपको लिखना है एजुकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। एजुकेशन हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। विदाउट एजुकेशन आई विल नॉट रिस्पेक्ट टू, है कि नहीं, बिना एजुकेशन के, विदाउट एजुकेशन आई विल नॉट रिस्पेक्ट टू दी पीपल इन द वर्ल्ड, मतलब बिना एजुकेशन के हमें जो संसार के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें सम्मान नहीं कर पाएंगे। सो एजुकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए तो मतलब ये आपका थोड़ा सबसे पहले परिचय दे देना है, ठीक है दोस्त। इसके बाद भूमिका, मतलब आप एजुकेशन प्राप्त करते हैं तो उससे आपको क्या क्या फायदा होता है। तो आप लिख सकते हैं कि इफ आई अचीव द एजुकेशन देन आई अचीव अ गुड जॉब, मतलब अगर आप अच्छा एजुकेशन को प्राप्त कर लेते हैं एक अच्छी जॉब भी मिल जाती है आपको। तो इस प्रकार से 2-4 लाइन अपने मन से जो है मिला करके लिख देना है। अब देखिए दोस्त, अगर आप एजुकेशन को प्राप्त करते हैं तो उससे कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होगा आपको, है कि नहीं। तो इसमें लाभ, जिसको हम बोलते हैं बेनिफिट या उसको बोल सकते हैं प्रॉफिट, तो प्रॉफिट लिख सकते हैं कि अगर एजुकेशन आप प्राप्त कर लेते हैं या शिक्षा जैसे आप प्राप्त कर लेते हैं तो उससे क्या होता है, आपको अपने जनरेशन को चेंज कर लेते हैं, अपने व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है कि नहीं। तो इस प्रकार से आपका लाभ है। तो बोल सकते हैं इफ आई अचीव द एजुकेशन देन माई जनरेशन विल बी चेंज। इस प्रकार से आप थोड़ा बहुत मिला करके, अब इसको भी ज्यादा नहीं, 8 से लेके 10 लाइन कैसे भी करके लिखना है, ठीक है। और ये जो हम बोले हैं उसको रोक करके आप लिख लीजिए कैसे क्या। और ऐसे भी हम तो कहते हैं कि आपके पास क्वेश्चन बैंक जरूर होगा। क्वेश्चन बैंक में ये सारा स्टेप लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लेंगे ना, 1 से 2 बार पढ़ लेंगे तो ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। चलिए, तो ये हो गया आपका एस्से। अब हम बात कर लेते हैं ग्रामर। देखिए, हमको पता है कि अभी आपको ये सभी विद्यार्थी का ग्रामर कंप्लीट अभी नहीं हुआ होगा, क्योंकि बिहार बोर्ड में तो देखिए इंग्लिश कंपलसरी है ही नहीं है, लेकिन फिर भी इंग्लिश का एग्जाम हमारे हिसाब से आप दीजिए, क्योंकि इंग्लिश जो होता है 10 साल के बाद आपको डायरेक्ट इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा बहुत अगर नहीं लिखे रहेंगे तो आप फिर आगे नेक्स्ट लेवल में, जैसे मान लीजिए कि आपको 11th में जब एडमिशन लेंगे तो उस टाइम में, है कि नहीं, उस टाइम एडमिशन में इंग्लिश की आवश्यकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 11th में आपको एडमिशन लेना है, आज साफ आपको इंग्लिश नहीं आएगा, आपका जो मतलब मार्कशीट रहेगा उसमें इंग्लिश में मान लीजिए कि एकदम कम नंबर रहेगा, तो थोड़ा ठीक नहीं लगता है। इसलिए एक बार वीडियो को थोड़ा अच्छे से अगर देख लेते हैं और कम से कम अपने जो मतलब क्वेश्चन बैंक है उसको अगर पढ़ लेते हैं तो शायद आपका जो इंग्लिश ऑटोमेटिक ठीक ठाक हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि ग्रामर में जो है आप थोड़ा टेंस को देख लीजिएगा, वॉइस को देख लीजिएगा, नरेशन को देख लीजिएगा और मॉडल को, ये 4 ठो, क्योंकि भाई ये जो है ना, इस इतना छोटा वीडियो में तो हम पूरा कवर नहीं करा सकते, तो इसलिए आप थोड़ा सा ग्रामर का जो होता है कुछ टॉपिक देख लीजिएगा, है कि नहीं। इसके बाद अनसीन पैसेज क्या होता है दोस्त। अनसीन पैसेज में क्या होता है, देखिए अनसीन पैसेज में मान लीजिए कि एक स्टोरी लिखा हुआ रहता है, क्या रहता है, और नीचे में जो है क्वेश्चन आंसर रहता है, 4 ठो 5 ठो रहेगा क्वेश्चन आंसर, और इस क्वेश्चन को पढ़ के इसमें से इसका आंसर ढूंढ के लिख देना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख दिया ए, अब इसमें देखना है कि ए का जो लाइन है ये वाला है, तो एक के लाइन में जो भी होगा वो लिख दीजिएगा, क्योंकि ऐसे भी आपका इंग्लिश पूर्ण रूप से कंप्लीट है नहीं, तो आपको सिर्फ ये देखना है। यहाँ पे देखिए बी है, तो इस बी के लाइन का जो भी होगा वो लिख दीजिएगा। इसका यहाँ पे जेड है कि नहीं, जेड का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, सी है तो यहाँ पर सी का लाइन है, यहाँ पे डी है तो डी। मतलब आपको करना क्या है कि जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है उसी को वहां से उठा करके लिख देना है। तो चलिए दोस्तों, तो ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन आंसर कैसे करें, तो क्वेश्चन आंसर में क्या करना है, जैसे क्वेश्चन आंसर तो आपको आएगा ही नहीं उस टाइम में फॉर एग्जांपल, क्योंकि आप तैयारी किए नहीं है। तो देखिएगा कुछ क्वेश्चन जैसे पढ़ेंगे और क्वेश्चन पढ़ेंगे तो कुछ अगर क्वेश्चन का जो आंसर है इसमें से अगर मैच कर जाता है अनसीन पैसेज में से, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आंसर कुछ भी पढ़े, जैसे मान लीजिए कि महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिए या डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में पढ़ लिए, तो इस प्रकार से अगर मान लीजिए कि अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन मैच करता है तो आप चाहे तो इसका थोड़ा सा हेल्प ले सकते हैं, इसमें से कुछ पॉइंट आउट करके और उसमें लिख दीजिएगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव में तो ऐसे भी आप ऑब्जेक्टिव, तो हमको लग रहा है कि आप लोग का ऑब्जेक्टिव पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हुआ होगा, क्योंकि यहां तक कि टीचर भी कहते हैं इंग्लिश में कुछ नहीं करोगे फिर भी पास कर जाओगे। तो हमारे हिसाब से ऑब्जेक्टिव में आपको जो लग रहा है आपके अनुसार से, जैसे लगता है कि इसका बी होगा, आप पढ़ेंगे इसका बी होगा, इसका सी होगा, इसका डी होगा, इसका ई होगा, ए होगा, इस प्रकार से आप चाहे तो अपने हिसाब से लिख सकते हैं। लेकिन हमारे हिसाब से एक ट्रिक होता है, ये देखिए ये सत्य नहीं है लेकिन हम बताते हैं। जैसे 50 ऑब्जेक्टिव है तो क्या कीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि 50 ऑब्जेक्टिव है, 4 लाइन है फॉर एग्जांपल मान लीजिए, या 5 लाइन है। अब 5 लाइन है तो इसमें क्या कर दीजिएगा, देखिए ये सत्य नहीं है, ये आपको भी पता है कि नहीं। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इस वीडियो क्लिप को काट करके डाल देते हैं, है कि नहीं। तो ये सत्य नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ट्रिक के लिए बता रहे हैं
कि जैसे मान लीजिए क्लास 10th में जैसे मान लीजिए कि आपको इंग्लिश का एग्जाम देना, तो उस पीरियड में आपको जो है इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव आपको नहीं आ रहा है, तो उस टाइम में क्या करेंगे, जैसे ए वाला में फर्स्ट में ए लगा दीजिएगा, सेकंड में बी, थर्ड में सी, फिर इसके बाद इसमें डी कर लीजिएगा, फिर इसमें सी कर लीजिएगा। इस प्रकार से आप चाहे तो अपने हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव का वैसे भी आपके पास प्रॉब्लम कुछ रहेगा ही नहीं। तो हम अभी जितना भी फॉर्मेट समझाए हैं आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से एक बार वीडियो को पॉज करके देख लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।